बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम ने साउथ अफ्रीका से सीरीज़ के बाद दौरा ज़िम्बाब्वे का आगाज़ भी विक्ट्री के साथ कर दिया है। 2-1 से हम T20 सीरीज़ जीत चुके हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा लैप्सेस, बहुत ज़्यादा लूप होल नज़र आए टीम के अंदर। उसके अलावा PSL ड्राफ्ट भी कंप्लीट हो चुका है, कुछ न्यू प्लेयर्स की इंडक्शन हो चुकी है। इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट हैं। इनकी असल रिकग्निशन जो है वो तो कमेंट्री है, और उसके साथ वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी और बहुत कुछ करते हैं। जी, आज इन हमारे साथ मौजूद है सिकंदर भाई। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई। जी वालेकुम सलाम इरफान, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हमें पता है कि आप जिम्बाब्वे की सीरीज़ को भी कवर कर रहे हैं, काफ़ी पूरा हेक्टिक डे गुजर रहा है आपका, बट थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं है। मैच के बाद तो बबल में होते हैं, बंद होते हैं, तो नहीं, वो इससे 8 बात होता आवर है तो अच्छा आपका लगता है। कंटिन्यूसली कमेंट्री वगैरह वो सारी चीज़ों में वी ऑल एडमिट कि वो बड़ा हेक्टिक हो जाता है। चले एनी हाउ स्टार्ट करते हैं। मैं क्रिकेट से बात करने से पहले कुछ आपके हवाले से भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग सब आपको एज ए कमेंटेटर तो जानते हैं, आम पब्लिक जनरली नॉर्मली इतना आपके हवाले से जानती नहीं है। थोड़ा अपने हवाले से तो बताइए कि कराची में पैदा हुए, फिर आप इंग्लैंड भी गए, आप UAE के अंदर भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया, और कमेंट्री की तरफ कैसे आए, ये सारा अपने हवाले से शेयर कीजिएगा। मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, बिल्कुल। और मेरी सारी स्कूलिंग भी कराची में ही हुई है। मेरे वालिद साहब और वालदा दोनों रेडियो पाकिस्तान का एक हिस्सा रहे हैं काफी अच्छा। टाइम। बचपन से देखा है उनको, आना जाना लगा रहता था रेडियो पाकिस्तान। मोहम्मद नकी मेरे वालिद का नाम था। स्पोर्ट्स राउंड अप एक शो हुआ करता था, बड़ा मशहूर हुआ था, जो कि लेट नाइट गालिबन आता था, और आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप के नाम से। तो स्पोर्ट्स से तो लगाव था ही, किसको नहीं होता पाकिस्तान में। लेकिन ब्रॉडकास्ट में आने का कभी कोई ऐसा प्लान था नहीं। अच्छा। वो समझ लीजिए बाय डिफॉल्ट हो गया था। स्कूल के दिनों में एक रेडियो का मॉर्निंग शो करना शुरू कर दिया था, जो कि उस जमाने में FM 100 लॉन्च हुआ था, काफी पहले की बात है। तो वहां से कुछ सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन उसका ताल्लुक स्पोर्ट्स से नहीं था, वो ऑफ कोर्स म्यूजिक रिलेटेड शो था। फिर स्पोर्ट्स में कमेंट्री शुरू कर दी थी। तकरीबन मुझे अगर वेगली याद पड़ता है तो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम कौन सा टूर्नामेंट था, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था। एजाज अहमद ने शायद 100 कुछ बनाए थे। वो लाहौर में मुझे प्रॉब्ली। कमेंट्री याद है काफी। जी हाँ। पहला जो वैसे याद है, 99 वर्ल्ड कप किया था प्रॉपरली, जिसमें हमारे साथ चिश्ती मुजाहिद थे, हारून रशीद थे, सैयद किरमानी थे। तो वहां से फिर सिलसिला चला और रेडियो कमेंट्री से स्टार्ट हुआ। फिर टेलीविजन के लिए 10 स्पोर्ट्स से स्टार्ट हुआ, फिर स्टार के लिए भी किया, काफी जगहों पे किया। फिर IPL के 2 सीजन करने को मिले। विंबलडन भी किया है, Formula 1 भी किया है, वर्ल्ड कप फुटबॉल भी किया है रेडियो के लिए। बट क्रिकेट पे फोकस रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो ये वैसे फैमिली की वजह से ये था इन्फ्लुएंस आपका कमेंट्री की तरफ आने से, ये अपना पैशन था आपका? दोनों ही नहीं थे। ना ही मेरा कोई ऐसा, मैंने कहा ना कि बाय डिफॉल्ट हो गया। लेकिन आप कह सकते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग को देखा बड़े करीब से था वालिद साहब की वजह से। और लेकिन ऐसा कभी नहीं था कि बनना ये है या ब्रॉडकास्टिंग में जाना है। लेकिन ऑब्वियसली लाइमलाइट होता है, थोड़ा आपको शौक होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता देख देख के कुछ आइडिया होने लगता है। लोग आपको थोड़ा सा देते हैं, क्या कहते हैं उसको, कॉन्फिडेंस देते हैं करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा आवाज अच्छी है तो रेडियो करो। फिर वो एक तरह से साइड में चल रहा था। कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये पूरा पूरा प्रोफेशन होगा। आज भी पूरी तरह ये मेरा फ्रंट लाइन प्रोफेशन नहीं है। लेकिन स्पोर्ट्स रिलेटेड ही काम है मेरा, थोड़ा जिसमें उस हवाले टीम से शेयर मैनेजमेंट्स, कीजिएगा कि फ्रेंचाइज मैनेजमेंट्स उसमें है। डिफरेंट चीज़ें क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा वो उस हवाले से भी हम जानना चाहेंगे। मैंने वैसे मैंने कहा स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है मेरा काम। 4 साल कराची किंग्स के साथ था, PSL में। T10 के साथ 4 साल गुजारे हैं, 3 डिफरेंट टीम्स के साथ। टीम्स को मैनेज करना, उनकी मार्केटिंग, उनकी सेल्स, या खिलाड़ियों का ड्राफ्टिंग, सब कुछ इस तरह की चीजें हैं। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड ही है। चलें, वो तो बड़ा हमें नज़र भी आता है माशाल्लाह, जो आपका कीन इंटरेस्ट है क्रिकेट के अंदर, और वो सारी चीज़ें हम बड़े अरसे से आपको फॉलो कर रहे हैं। चलिए कुछ अब बात करते हैं करंट क्रिकेट के हवाले से। जैसे अभी आप दौरा ज़िम्बाब्वे को कवर कर रहे हैं, माशाल्लाह कमेंट्री भी कर रहे हैं, आपकी प्लेयर से भी बात हो रही है। हमने, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि जब हमने साउथ अफ्रीका से सीरीज़ देखी तो हमारी बातें बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई। हमने कोई प्रेज़ अपने प्लेयर्स को कोई एक्स्ट्रा और नहीं कर दिया। कुछ एक स्टेट लोगों का मानना ये था कि जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो B या C टीम है, तो उसका कोई कंपैरिजन पाकिस्तान से इसलिए नहीं बनता था, पाकिस्तान शायद इस वजह से जीत गया। बट विक्ट्री इज विक्ट्री, नथिंग अवे फ्रॉम पाकिस्तान, के जीत तो हमारी थी। बट जैसे ही हम जिम्बाब्वे के साथ खेले, नंबर 12 की वो रैंक की टीम थी, हम नंबर 4 पे थे, और तीनों मैचेस में इस पोजीशन पे थी वो टीम के हमसे वो मैच तीनों लेके जा सकती थी। शायद अपने इन एक्सपीरियंस की वजह से वो मैच हार गए। आपका इस हवाले से क्या कहना है? पहले हम T20 को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल गए या हमारे लड़के प्रिपेयर नहीं थे इस लिहाज से?
नहीं, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। देखें, जिनको आप सो कॉल्ड वीकर साइड्स कहते हैं, उनके लिए छोटा फॉर्मेट ज्यादा इजी होता है कम्पीट करने के लिए, और उसमें वो ज्यादा परफॉर्मेंसेस दे पाते हैं, क्योंकि T20 जैसे फॉर्मेट में होता ये है कि आपको एक दो प्लेयर ऐसे चाहिए जो कोई शानदार परफॉर्मेंस दे दे, तो मैच आपके हाथ से निकल सकता है। कोई एक खराब ओवर, कोई एक अच्छे 2 ओवर बैटिंग में मैच हाथ से स्लिप हो जाता है। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जिम्बाब्वे में कंडीशंस थोड़ी सी टफ रही। पाकिस्तान बैट्समैन को बहुत डिफरेंट कंडीशंस मिली जो कि साउथ अफ्रीका में उनके पास थी। तो यहाँ आने के बाद उनको थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगा। वो जरा बड़े शॉट्स के लिए जा रहे थे, हार्ड एट द बॉल जा रहे थे, फिर उनको जाके थोड़ा सा आइडिया हुआ कि यहाँ थोड़ा सा ठहर के खेलना पड़ेगा, रन आ जाएंगे। ये मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ। तो जिससे आपने देखा होगा कि इतने हाई स्कोरिंग मैचेस भी नहीं हुए, 119 भी चेज नहीं हो पाया। सामने वाली टीम जो जीती उसने भी 118 ही बनाए। तो हालांकि ग्राउंड्स भी काफी बड़े थे, लेकिन फिर भी हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि 140-50 का स्कोर तो होना चाहिए, तो स्कोर ठीक भी बात। इतने नहीं हो रहे थे। जहां तक बात साउथ अफ्रीका की है, उस सीरीज में मैं तो नहीं था, लेकिन देखें, अगर किसी टीम के 7 या 8 प्लेयर नहीं खेल रहे उनके, तो ये आपकी टीम का कसूर तो नहीं हम्म। है। ना आपने कहा था उनसे कि हल्की टीम खिलाओ, और हल्की टीम कुछ नहीं होती, कंडीशंस तो वही थी। साउथ अफ्रीका की विकेट में बाउंस होता है, अगर आपकी हम्म। टीम को तकलीफ है बाउंस है, तो फिर वो तो कोई भी देगा आपको। तो हम्म। पाकिस्तान ने ओवरऑल वो खेला जो उनको सामने रख के दिया गया, चाहे वो आप उसको जिम्बाब्वे की वीक टीम का है या कहीं और की तगड़ी टीम का है। अच्छा, तो उसमें पाकिस्तान ने रिकवर कर लिया, साउथ और अफ्रीका के थर्ड हवाले मैच से में मैं ये आपको जानना नजर आया कि चाहूंगा वन साइडेड हो गया। कि साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने अपने कुछ प्लेयर को ओबियसली आईपीएल के लिए रिलीज कर दिया 2 ODIs के बाद। आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटी साइन आईसीसी की तमाम कंट्रीज़ के साथ, तमाम बोर्ड्स के साथ, कि अगर आपकी नेशनल ड्यूटी अवेलेबल है तो आप किसी भी लीग क्रिकेट के लिए इस तरह अपने प्लेयर को रिलीज़ नहीं कर सकते। तो आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? क्या ये, जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के साथ हमने देखा इन पास्ट के, उनकी टीम का डिक्लाइन शुरू हो गया जब प्लेयर्स अपनी नेशनल ड्यूटी को कम उन्होंने इंपॉर्टेंस दी, ज़्यादा प्रायोरिटी उसने पैसों की खातिर लीग क्रिकेट को दी, तो ये इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये इंडिविजुअल बोर्ड्स का फैसला है। अगर जैसे हर बोर्ड कोई ना कोई फैसला करता है कि अपने प्लेयर्स को साल की 2 या 3 लीग्स खेलने की इजाजत देगा। अब वो ये उनको देखना पड़ेगा कि उनके पास जो टूरिंग साइड आई हुई है या जहां कहीं जा रहे हैं, वो सामने वाली टीम कितनी तगड़ी है और किस तरह का स्क्वाड लेके जाना चाहते हैं। साउथ अफ्रीका ने अलाउ किया उनको, उनके पास एक दूसरा फॉर्मूला भी है कि जी वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है T20 का, तो ये उसके लिए एक अच्छा प्रैक्टिस सेशन हो हम्म। जाएगा। रिजल्ट शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसे कि वो दोनों फॉर्मेट्स की सीरीज हार जाएंगे। इससे ये जरूर जाहिर होता है कि साउथ अफ्रीका की बेंच स्ट्रेंथ इतनी नहीं है। ये उनका एक टेस्ट हो गया उनके लिए। यूजुअली साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी साइड्स हैं, इनकी बेंच स्ट्रेंथ बड़ी स्ट्रांग होती है। उनकी जो सेकंड स्ट्रिंग साइड है वो भी काफी फाइट देती है, तो ये नहीं हो पाया। हाँ, ये है कि नेशनल ड्यूटी पहले आनी चाहिए। अब आप कौन से प्लेयर को कहाँ इजाजत देते हैं, वो फिर आप पे है एज अ बोर्ड। इन्होंने एक साथ अगर 7-8 प्लेयर भेज दिए, तो उसका फिर उन्होंने खमियाजा भी भुगत लिया। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात आईपीएल की हम कर रहे हैं। आईपीएल चल रहा है, बट कोविड कोविड के सिनेरियो के लिहाज से हम कुछ डिस्कस करें तो जैसे आपने देखा कि हमारा लैप्सेस काफ़ी पीएसएल के हवाले से हुए, हमें पीएसएल पोस्टपोन करनी पड़ी। इस पर मैं आपसे ज़्यादा भी बात करना चाहूँगा, बट ये आईपीएल को आप कैसे देखते हैं? सबका मानना ये है कि एक इंटायर डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर जाके एक सीरीज़ होती है जो बायोस्फीयर बबल जिसे हम बोलते हैं। क्या आपके ख्याल में इस सारे कंडीशन के अंदर, जैसे 3 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर छोड़ के चले गए, अश्विन को ने अपने आप को विदड्रॉ कर लिया आईपीएल से, तो आप क्या समझते हैं जो अभी भारत की कंडीशन चल रही है, जो उनके एक ड्रास्टिक किस्म का इम्पैक्ट आ गया कोविड का उनके कंट्री में, इसे कंटिन्यू करना चाहिए? ये एक अच्छा मैसेज है स्पोर्ट्स के लिहाज से, या अभी ह्यूमन लाइफ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको रोक देना चाहिए? देखिए, ह्यूमन लाइफ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बबल लाइफ होती है बड़ी डिफरेंट होती है। हम एक बबल में बैठे हुए हैं। इससे पहले अफगानिस्तान जो जिम्बाब्वे की सीरीज अबू धाबी में हुई, उसमें एक बबल में थे। वो एक ऐसे हैं कि आप एक्चुअली बिल्कुल भी किसी से नहीं मिल पाते, बाहर के तो ठीक। आप टोटली बंद ही होते हैं, चांसेस कम होते हैं। अब कोविड तो खैर कहीं भी आ सकता है। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपको रियली बताऊं इरफान, कुछ का कहना यह है कि इस सारे माहौल में क्रिकेट देखने को मिल रहा है, तो उसको भी आप क्यों बंद कर दें। जी। लेकिन जहां तक प्लेयर्स की सेफ्टी का सवाल है, प्लेयर्स के ऊपर किसी ने कोई डंडे का जोर नहीं रखा। कोई भी प्लेयर अगर छोड़ के जाना चाहता है, तो उसको इस चीज के लिए रिप्रिमांड नहीं किया जाएगा, हम्म। वो जा सकता है। अगर लोग ये सवाल करते हैं कि जी पैसों के लिए रुक गए हैं, तो अब अगर उनको कोई पैसे ऑफर हो रहे हो तो शायद वो भी रुक जाते, लेकिन क्योंकि जिन लोगों को नहीं ऑफर हो रहा है, तो वो ऐसी बात कर सकते हम्म। हैं। देखें, हर आदमी की लाइफ उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। वो अपनी लाइफ का फैसला खुद करना जानता है। अगर वो खेलना चाहता है तो वो खेले। हाँ, ऑब्वियसली ये लोग प्रोफेशनल हैं। अगर वो खुद देखेंगे कि कहीं बायो सिक्योर बबल में
कोई लीक है या कोई ऐसी चीजें हैं, तो फिर वो खुद ऑप्ट कर लेंगे कि हमें वापस जाना है, या कहीं कहीं फैमिली का प्रेशर होता है। हम्म। आई थिंक ये दो चीजों को मिलाना नहीं चाहिए। देखिए, अगर कोविड के एक्सट्रीम मामलात में आप मूवी देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, आप कहेंगे घर बैठ के देख रहा हूँ, मैं सेफ्टी में हूँ, लेकिन एंटरटेनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम्म। आप फिर मैच भी देख लेंगे। अब अगर ऐसा कोई बायोसिक्योर बबल है जिसमें कोई भी ब्रीच नहीं हो रही है, तो फिर ओके है। और इसी तरह आप देख रहे हैं, चल रहा है, आईपीएल हो या कोई भी टूर्नामेंट हो, काफी चीजें अनाउंस हुई है। पाकिस्तान सुपर लीग ज्यादा दूर नहीं है, हम्म। इसमें बायोसिक्योर बबल में मेरे ख्याल में 22-23 तारीख से सब लोग चले जाएंगे। हम्म। तो अगर इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व किया जाए, और जिस तरह से आप लोगों को वैसे भी कहा जाता है, सबको कहा जाता है, हमें भी, कि आप नौकरियों पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, जिंदगी तो नहीं रुक सकती। ठीक बात। इंडिया की सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटी इंडिया जानता है। ये तो हम सिर्फ टीवी पे देख रहे हैं। उनके कुछ शहर यस बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं, तो हम्म। आप उन शहरों में शायद मैचेस ना कराएं, चेंज करा दें। अभी आज सुनने को पता चला है कि बीसीसीआई इस चीज को सोच रहा है कि अगर हालात गॉड फॉरबिड ज्यादा खराब होते हाँ, गए, तो तो यूएई फिर में। वर्ल्ड कप को मूव करना पड़ेगा यूएई। जी। जिसके अंदर भाई आपका हम आंसर इधर से ही कंटिन्यू करेंगे, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आगे बात करनी थी, लेकिन चलें अभी कर लेते हैं कि पीएसएल भी होने जा रहा है। अब पीएसएल के जी हवाले से दो चीज़ें हैं। एक तो पहले जो लैप्सेस हुए, आप भी उधर थे, कवरेज कर रहे थे, क्या जी आप समझते हैं कि जो पीसीबी ने, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनर्स तो ऑब्वियसली पीसीबी का आता है, एक ब्लेम गेम शुरू होगी फ्रेंचाइज और पीसीबी के दरमियान, वो कितनी बुरा इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर तो यही 4-6 फ्रेंचाइज थी और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इटसेल्फ पीसीबी था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जी कोई लेने को तैयार नहीं था। अभी एक वाइट पेपर भी उन्होंने कहा है कि वो कमेटी ने दे दी है वो चेयरमैन साहब को, अभी देखें वो क्या बताते हैं, क्या लैप्सेस हुए। अभी बाबर हामिद जो उनके डायरेक्टर थे वो चेंज किए जा रहा है, अब सुना है कि किसी और को इसमें नाम अनाउंस करेंगे, पीसीबी करता है। तो एक तो जो प्रीवियस हुआ उस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं, वो कितना वीक बायोस्फीयर बबल था, और अब जो होने जा रहा है, अब इंग्लैंड की कंपनी एज यू नो कि वो इसको टेक कर करेगी सारे बबल को, और आप इस करंट सिनेरियो के अंदर समझते हैं कि इट्स वाइज डिसीजन, ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पूरे सिनेरियो को देखते हुए, पूरे साल की जो आगे क्रिकेट होनी है, दिस इज़ द आइडियल टाइम फॉर क्रिकेट एज वेल, कि हमें कर देना चाहिए अब। देखें, अगर आप देखा देखी करना चाहते हैं, तो फिर आप आईपीएल से ले लीजिए एक एग्जांपल, कि अगर वो हो सकता है तो ये भी हो सकता है। ठीक है। और अगर इंटरनेशनल सीरीज हो सकती हैं, तो फिर पीएसएल भी हो सकता है। पीएसएल में क्यों ऐसा कोई डिफरेंट, कोई हम खराबी निकालें। जहां तक बात आपकी है कि बायोसिक्योर बबल की ब्रीच का, देखें, हम में से कोई भी बच्चा तो है नहीं, हम किंडरगार्टन के नहीं। मैं बबल में हूँ इस वक्त, मैं अपने होटल करूंगा, दरवाजा खोल के बाहर निकल जाऊं, तो कोई पुलिस वाले तो खड़े नहीं मुझे रोकने के लिए। ठीक है। लेकिन ये जिम्मेदारी मुझ पे आयद होती है कि मैं एक ग्रोन अप की तरह बिहेव करूं, और मुझे पता होना चाहिए कि इसके नुकसानात सिर्फ मुझे नहीं, मेरे बाकी टीम मेंबर्स को भी हो जी। सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी ये जिम्मेदारी आती है कि आप इंडिविजुअली ऑब्जर्व करें। जब हर आदमी अपनी देखभाल खुद करेगा, तो ऑटोमेटिकली बबल कभी भी खराब नहीं होगा। लेकिन जब आप निकलेंगे ही बेवकूफी करने के लिए, तो फिर आप, एक आदमी निकलेगा तो फिर सारे जो हैं खतरे में आ जाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि कोई भी बबल कहीं भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाए, आपको एज एन इंडिविजुअल उसको ऑब्जर्व करना है, और जो भी नॉर्म्स दिए जाते हैं उनको फॉलो करना है। लेकिन सिकंदर भाई, तो मैं कहीं थोड़ा भी आपको कोई रोकना खराबी नहीं चाहूँगा। आएगी। जो बबल था हमारा, उसमें शादियां भी उसी होटल में हो रही थी, कटिंग भी हो रही थी, एक फ्रेंचाइज का शूट भी हुआ, बाहर से टेक अवे खाने भी उनके पास आते रहे, तो उनको जो ब्रांड एम्बेसडर एक्टर्स इंडक्ट किए गए थे वो भी उनसे मुलाकात करते रहे, एक फ्रेंचाइज ओनर लेके भी बाहर जाते रहे, तो ये तो मैं आपको बहुत ज़्यादा बताता लैप्सेस थे। मैं आपको दो एग्जांपल्स दे देता हूँ बायोसिक्योर बबल के, एक अबू धाबी का और एक यहाँ जिम्बाब्वे का। यहाँ होटल को बंद नहीं किया गया है, यहाँ पे नॉर्मल लोग भी आते हैं, लेकिन सर्टेन ब्लॉक्स एलोकेट कर दिए गए हैं। हमारी एंट्रेंस और एग्जिट अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है। हमारे जो लोग हमें सर्व कर रहे हैं, रूम सर्विस, जो आपकी हाउस कीपिंग है, वो अलग लोग हैं जो कि इस होटल में ही ठहरे हुए हैं। यहाँ आप समझ लीजिए कि ब्लॉक्स एलोकेट हो गए हैं। पाकिस्तान टीम भी यहाँ है, जिम्बाब्वे टीम भी यहाँ है, इसी तरह अबू धाबी में भी जिम्बाब्वे टीम वहां थी, अफगानिस्तान टीम वहां थी। तो कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम या ब्रीच नहीं हुआ, तो उसके लिए उनको होटल बंद नहीं करना पड़ा कि यहाँ पे और कोई नहीं आएगा, लोग अपना बिजनेस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तान के डायनामिक्स में ऐसा कुछ है, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान सुपर लीग एक बड़ी लीग है, तो आप सारे ब्रॉडकास्टर्स, सारी टीमों को एक ही जगह डाल दो, तो फिर आपको आई थिंक वो पूरा होटल एलोकेट किया जा सकता है, जो कि गालिबन किया जा रहा है। जी। हाँ, उस वक्त सिर्फ ये था कि आपको फिर जब जब देखें, आप ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते कि ना 3 में ना 13 में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लड़कों को छुपा के रखें और उनके बैग्स ऐसी लॉबी में रखें, तो फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आती हैं, ये प्रॉब्लम्स आएंगी।
देखिए सब एक लर्निंग एक्सपीरियंस में है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। जी। किसी ने प्रिपेयर नहीं किया हुआ था पेंडेमिक के लिए, सब लोग पहली बार कर रहे थे। जिम्बाब्वे पहली बार एक इंटरनेशनल सीरीज कर रहा है पेंडेमिक की शुरू होने के बाद। तो पहले 2 दिन हमें भी फील हुआ कि थोड़ा सा पैनिक था, ढूंढ रहे थे हर चीज पक्की हो, अच्छी हो, और सब कुछ अच्छी हो गई। हम्म। पाकिस्तान सुपर लीग ने कुछ चीजें जरूर सीखी। देखें, बिल्कुल भी हमें डिनाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम डिनाई करेंगे तो डिनायल में कभी भी अपने आप को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक गलतियां है। हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि वो सारे एरियाज को कवर करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग, सारे फ्रेंचाइजेस, हम आप जो वहां होंगे, इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे, ताकि ना सिर्फ सेफ्टी रहे बल्कि नाम भी खराब ना हो। जी जी, बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी सबसे बड़ी कमोडिटी है। अच्छा, अब वो कुछ प्लेयर्स के हवाले से बात कर लेते हैं। काफ़ी बड़े जी नाम हमारे पास थे, पहले थे पीएसएल के अंदर, अब वो शायद नहीं आ रहे। अब जो कल अनाउंस किया गया 2 दिन पहले, अब कुछ नए रिप्लेसमेंट में डिफरेंट नाम सामने आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जी। टीम्स के कम्बिनेशन के अंदर या जो बड़े नाम ना होने की वजह से ये डेंट करेगा पीएसएल को, या यही चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा? देखें, प्लेयर्स तो आते जाते रहेंगे और उनकी अवेलेबिलिटी भी, मैंने कहा ना कि ये थोड़ी सी अनचार्टेड टेरिटरी है। ये ऐसा सिनारियो है कोविड का कि किसी ने एस्टिमेट नहीं किया हुआ था। ठीक है। अब ऑब्वियसली जब पाकिस्तान सुपर लीग को रोकना पड़ा तो प्लेयर्स अवेलेबिलिटी एक इशू है। हम्म। इंग्लैंड न्यूजीलैंड से खेलेगा, वहां प्लेयर्स बिजी होंगे, प्लेयर्स की अपनी कमिटमेंट्स होंगी, फिर कुछ प्लेयर्स शायद ना आना चाहें, पहले बार जो ब्रीच हुआ उसके बाद उनको ना लगे। हम्म। लेकिन अभी तक तो सभी आ रहे हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैं जानता हूँ तकरीबन सारे ही प्लेयर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट उनके पास अब रसल भी ऐड हो गए। जी, रसल आ गए। सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, जैसे फाफ डुप्लेसी हैं, आंड्रे रसल है, ये आईपीएल भी खेल रहे हैं। हम्म। तो इस पे क्या रूल रेगुलेशन होगा, क्योंकि अगर इन दोनों की टीमें अच्छा खेल रही हैं, अगर प्लेऑफ्स तक जाती है, फाइनल तक जाती है, तो ये 30 मई तक बिजी होंगे। ठीक है। तो पाकिस्तान सुपर लीग 1 तारीख से शुरू हो रही है, तो फिर ये कैसे ज्वाइन करेंगे? आके 7 दिन क्वारंटीन करेंगे हम्म। या 3 दिन की आइसोलेशन करेंगे? वो एक क्वेश्चन मार्क होगा इनकी अवेलेबिलिटी पे फॉर जी। पाकिस्तान सुपर लीग। उसके अलावा तो आई थिंक बाकी तकरीबन मैंने इतनी गौर से तो नहीं देखा रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट, लेकिन इतने बड़े बड़े चेंजेस नहीं है हम्म। और प्लेयर्स आते जाते रहेंगे। आई थिंक पाकिस्तान मोस्ट सुपर लीग लाइकली इज इसमें डूइंग ऐसा ही वेल है कि इन जो टर्म्स ऑफ प्लेयर पहले नेम्स। थे उनमें से 80-90% नाम नहीं है, डिफरेंट नाम है। चलें, उस हवाले से मज़ीद थोड़ा जी सा आगे हम डिस्कशन करते हैं कि अब पाकिस्तानी टीम के हवाले से देख लेते हैं। एक नया पंडोरा बॉक्स पहले ओपन हुआ, जो टीम सिलेक्शन की गई, मोहम्मद वसीम की पहली टीम सिलेक्शन हमने देखा कि बड़ा प्रेज़ किया गया, बट जैसे ही उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टीम को सिलेक्ट किया, एक ऐसी डिबेट, एक ऐसा आर्गूमेंट्स सारे मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे शुरू हुआ, जो कि जब तक पाकिस्तान ने सीरीज़ जीती नहीं साउथ अफ्रीका से, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो आप ये सिलेक्शन को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ये पूरी जो सिलेक्शन की गई, क्योंकि उसमें काफ़ी नाम को निगलेक्ट किया गया। सबसे बड़ा नाम जो डिस्कशन में आया, इमाद वसीम का आया। उनको क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया, जो वाइट बॉल के सबसे बेस्ट इकॉनमी के बॉलर के तौर पे भी थे। फिर उसका नुकसान ये हुआ कि हम T20 के अंदर उनसे अटैक करवाते थे। अब जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, जो आपसे सेकंड क्वेश्चन मेरा है इसी वाले से है, कि हम जो पावर प्ले के अंदर है, हमारे कोई फास्ट बॉलर आउट ही नहीं कर पा रहा न्यू बॉल से। ये हमने सम हाउ प्रॉब्लम ओडीआई के अंदर भी देखा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, कि हमारे बॉलर न्यू बॉल से आउट नहीं कर पा रहे थे। थर्ड मैच के अंदर आपको याद होगा T20 के अंदर कि टीम पैनिक कर रही थी और साउथ अफ्रीका जो जिम्बाब्वे की टीम थी बड़ा खूबसूरत चेस कर रही थी। उनके प्रॉब्ली 13 ओवर के अंदर 103 रन थे और एक खिलाड़ी आउट था, और सरफराज पीछे से हमें आवाज़ उनकी सुनाई दे रही थी, बॉल को नीचे मारो, बॉल को नीचे मार के मेरे पास थ्रो करो, कि बॉल को पुराना किया जा रहा था। और जैसे ही बॉल थोड़ा पुराना हुआ तो हमारे बॉलर्स ने अच्छा कमबैक किया और पाकिस्तान मैच जीत गया। तो ये क्या डिलेमा नज़र आ रहा है आपको कि हमारे पास न्यू बॉल से कोई बॉलर ऐसा प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे कि जो आउट कर सके? नहीं, क्यों, शाहीन शाह अफरीदी का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। इनफैक्ट वो अपने पहले स्पेल में लेते हैं विकेट्स। अब मैं आपको वैसे ही बता दूं, देखिए मैच की पहली बॉल थी टेस्ट मैच की, उस पे एज निकला था, अंपायर शायद उसको देख नहीं सके। ये तो लक की बात होती है, लेकिन पाकिस्तान का आई थिंक ओवरऑल रिकॉर्ड अच्छा रहा है। उनके फास्ट बॉलर्स कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप कंपेयर किस चीज से कर रहे हैं। नहीं, पावर प्ले में बात मैं पहले क्या 4-4 T20 की कर विकेट्स ले लेता रहा हूँ। था पावर प्ले में? जी जी, T20 में बात कर लेते हैं कि पावर प्ले के अंदर हमारे आप सारे स्टैट्स देख लें, चाहे आप साउथ अफ्रीका का देख लें या जिम्बाब्वे में भी देख लें, एक तो विकेट्स भी बहुत कम ली और स्कोर भी बहुत ज़्यादा इनके अगेंस्ट हुआ। अब स्पेशली हम अगर साउथ अफ्रीका सीरीज़ की बात करें तो हर मैच में इनको 60 प्लस होते रहे हैं। तो ये एज़ कम्पेयर टू हम इस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, तो विकेट्स भी नहीं ली हमने, और ये एक डिलेमा बड़े टाइम से चल रहा है हमारे साथ। देखिए, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई उसी बात की कि जो आपने पहले मुझसे पूछी थी, कि किसी ने कहा कि
हल्की 20 की टीम थी। तो अगर 20 की टीम थी और विकेट भी नहीं दे रही और 60-60 रन भी बना रही है पावर प्ले में, तो इसका मतलब तगड़ी टीम थी। नहीं मतलब तो कॉन्टेक्स्ट देखिए, में ये कहीं मैं कहीं क्वेश्चन ना है कहीं कि तो हमें बॉलिंग के सेटल होना अंदर न्यू पड़ेगा। बॉल पे हमें जहां तक काफी इमाद सफर करना वसीम की पड़ता बात है ना आपकी, है। इमाद वसीम को मुझे नहीं मालूम आपने कितने क्लोजली देखा, पीएसएल में सारे मैचेस में उन्होंने नया बॉल नहीं कराया। देखें अगेन, वो कप्तान है कराची किंग्स के, उनका क्या फैसला कंडीशंस को देख के रहा होगा, सामने बैट्समैन को देख के रहा होगा। मोहम्मद वसीम के बारे में भी आपने जो जिक्र किया कि पहले ये सवाल किया जाता था यंगस्टर्स को चांस नहीं दिया जा रहा, कायद आजम ट्रॉफी को जी। कंसिडर नहीं किया जा रहा, फिर लोगों को लाया गया। तो देखें, खेलेंगे तो 11 ही ना, किसी ठीक। को लाएंगे तो किसी को निकालना पड़ेगा, किसी को बिठाना पड़ेगा। ऐसे तो कहीं ना कहीं कोई नाराज रहेगा। आज फवाद आलम की बात हो रही है तो कोई ताबिश खान के बारे में नहीं पूछ रहा। हम्म। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप सबको इम्प्रेस कर सकें। पाकिस्तान की बॉलिंग इस टूर पे आई थिंक अच्छी रही है। शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट कराया गया, कहा गया था कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने नहीं खेला कोई भी T20 यहाँ हम्म। पर जिम्बाब्वे में। पाकिस्तान ने ऑप्ट किया कि हम चांस दें अरशद इकबाल को, डिफरेंट लोगों को। तो ये ग्रोइंग प्रोसेस है। आप ऑब्वियसली वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट 11 खिलाना चाहते हैं, बेस्ट 15 लेके जाना चाहते हैं। मेरे नजर में रिजल्ट मैटर करता है। अगर हम हर चीज को डायसेक्ट करते रहेंगे तो फिर हम अपने आप को एक बड़ी परेशानी में डाल देंगे। आई थिंक रिजल्ट मैटर करता है। अगर रिजल्ट आपके फेवर में आ रहे हैं तो इट्स गुड। हाँ, कुछ इश्यूज हैं जिनको आप पॉलिश करें, फाइन ट्यून करें। आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो इतना टेस्ट नहीं हो रहा। मैं और यही ये तो आपसे एक सेकंड तरह से क्वेश्चन अच्छी करना बात है, चाह रहा अगर था अगर कि बाबर और रिजवान खेल रहे हैं अच्छा, अब और दूसरा रन्स मेरा बना रहे हैं। इसी से रेलिवेंट सेकंड क्वेश्चन जी जी था कि बोलिए। तमाम टीम जितनी T20 के लिए जा रही हैं, आप किसी भी टीम, बड़ी टीम का देख लें, उनका पूरा एक, उनको कंफर्म लड़के पता है हमारे कि आप 12 या 15 लड़के होंगे जो प्लेइंग 11 के अंदर उन्होंने कंटिन्यू करने हैं। हमारा तो अभी 4-5 मंथ रह गए हैं, हमारा तो मिडिल ऑर्डर ही नहीं स्टेबल हो रहा। तमाम विकेट्स के ऊपर 3 प्लेयर हमारे हैं, जिसका बोर्ड ने भी इजहार किया कि यही मैनेजमेंट भी कह रही है कि यही 3 प्लेयर अगर चलते हैं पाकिस्तान मैच जीत रहे। नीचे तो हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली हफीज़ ने एक बर्डन उठाया हुआ था, अभी वो हमें थोड़ा सा आउट ऑफ सॉक्स नज़र आए, उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। फिर उसके बाद तो चौथा पांचवा नंबर तो समझ ही नहीं हमें आ रहा कि किसने आना है और किसने स्कोर करना है। फ़हीम की भी फॉर्म वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो बहुत ज़्यादा हमारा पैनिक सिचुएशन वाइट बॉल के अंदर नज़र आ रहा है। नहीं, पैनिक वर्ड तो मैं नहीं यूज करना चाहूंगा, लेकिन हाँ ये है, देखिए इतना यूटिलाइज भी नहीं हो पाया। मिडिल ऑर्डर बहुत लेट बैटिंग आई है क्योंकि आपके ऊपर के 2-3 बैट्समैन बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, और एक अच्छी बात है। जी। पाकिस्तान के पास बिल्कुल टैलेंट है और काफी लोग निकले। आई थिंक पीएसएल भी कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें से और फाइनल निकल आएंगे लड़के आपके। मैं T20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट के लिए बात कर रहा हूँ। जी। आपके पास शर्जील तैयार है, फखर जमान का फॉर्म है, बड़ी बेहतरीन इनिंग्स के लिए साउथ अफ्रीका में। बाबर फॉर्म में है। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है रिजवान की, रिजवान ऊपर भी खेलते हैं, नीचे भी खेल सकते हैं। हसन अली का बैट अच्छा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का इशू है कोई चल रहा है कि मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही कोलैप्स हो गया है। हाँ ये है कि मुझे लगता है कि इतना ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ है मिडिल ऑर्डर, यस। और वो इसकी वजह यह है कि आपका टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो पहले हमारी शिकायत थी कि हमें कभी ओपनर ही नहीं मिल पाया आफ्टर सईद अनवर और आमिर सुहेल, अब मिल गए हैं। तो अब ये है कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि शायद इनफ आउटिंग मिल नहीं रही। कभी कभार ऐसा होता है कि ऊपर के बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके मिडिल ऑर्डर को आखिरी के 5 ओवर या 3 ओवर मिल रहे होते हैं, तो वो जाके फिर कोशिश कर रहे होते हैं कि बड़े शॉट्स लगाएं, उसमें विकेटें जरूर गिरती हैं। जब आपके पास विकेट्स इन हैंड होंगी तो आप ये करना चाहेंगे। बट हाँ, ये तो बाबर आजम ने भी कहा था मेरे साथ टॉस पर कि हाँ थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में T20 में हमें कंसर्न्स हैं, लेकिन उसको बिल्कुल टैकल कर लेंगे। आई थिंक आफ्टर पीएसएल फिनिशेस 20 जून को इंशाल्लाह, तो आपके पास एक शक्ल निकल आएगी अच्छा, कि कौन आपके जाएगा और कौन सिकंदर भाई, रहेंगे। आपके ख्याल में जो मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम आ रहा है, हमारा होता क्या है कि हम किसी सीरीज़ या 2 सीरीज़ में एक प्लेयर को चांस दिया जाता है, जब वो परफॉर्म नहीं करता तो हम साथ ही फिर शफलिंग की तरफ भी आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये जो अभी करंट लॉट हमारी मिडिल ऑर्डर में है, जैसे आसिफ परफॉर्म नहीं कर रहा, दानिश को ट्राई किया, क्या अब दोबारा ये शोएब मलिक की तरफ देखेंगे? क्योंकि अब नई कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो रही है, उस पर भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि शोएब मलिक की बात की कि उनको होना चाहिए। शोएब मलिक की तरफ से ट्वीट भी आ गया जो मिसबा के अगेंस्ट आया, और उन्होंने कहा कि बाबर को खुद अपनी प्लेइंग 11 देखनी चाहिए। अब बाबर ने भी उस पर फिर तरदीद की कि मैं ही सिलेक्ट करता हूँ, इस पर भी हम लहदा बात करते हैं। तो एक पहले मिडिल ऑर्डर की बात कर लेते हैं, तो क्या हमें अब दोबारा शोएब मलिक की तरफ देखना चाहिए जो कि यूएई कंडीशन के अंदर या सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन के अंदर भारत में जैसे होना है वर्ल्ड कप, तो बड़ा अच्छा खेलते हैं स्पिन को ख़ास तौर पे, या हमें वो शोएब मकसूद को देखना पड़ेगा अब, जिसको काफ़ी टाइम से डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, स्ट्राइक रेट भी 168 का है उनका। तो क्या समझते हैं, यही लड़के ठीक है या इन दोनों में से या किसी और को ट्राई करना चाहिए? देखिए, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होता है। ये कहाँ होगा वर्ल्ड कप ये देखना पड़ेगा। कहाँ खेल रहे हैं, यूएई में खेल रहे हैं आप या आप इंडिया में खेल रहे हैं, इतना बड़ा फर्क तो नहीं है दोनों में। लेकिन यह है कि आप अपना जो फाइनल बनाएंगे स्क्वाड 15 का, वो कंडीशंस को देख के ही बनाएंगे, फॉर्म को देख के भी बनाएंगे।
आपने शोएब मलिक की बात की, शोएब मलिक की तरफ वापस देखना पड़ेगा, कभी मुंह तो फेरा नहीं था आई थिंक सिलेक्शन में, बस वो जगह नहीं बनी उनकी टीम में। क्यों नहीं देख सकते? चाहे वो आसिफ अली हो, शोएब मलिक हो, मोहम्मद हफीज हो या शर्जील हो, सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं। जी। शोएब मकसूद भी जो परफॉर्म कर रहा है, जो सही बैठेगा कॉम्बिनेशन में, उसको बिल्कुल लेकर जाना चाहिए। और देखें, आप पूरी टीम बैट्समैन से नहीं भर सकते, पूरी टीम बॉलर से नहीं भर सकते। ठीक बात। अगर शोएब मलिक कहते हैं कि वो नंबर 4-5 के प्लेयर हैं और वहां खेलना चाहेंगे, तो फिर ऑब्वियसली वहीं कंसिडर किया जाएगा। आप भरते नहीं जाएंगे उनको। तो फिर वो क्वेश्चन दूसरे किस्म के आ जाते हैं ना इरफान। अगर आप बहुत सारे बैट्समैन ले जाएं तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक बैट्समैन बेंच पे ही बैठा रहा, मैच ही नहीं मिला उसको, उस पर सवाल उठ जाते हैं। सो अगर शोएब मलिक की जगह बनती है और उनकी जरूरत है, तो क्यों नहीं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। आप उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज करें, अगर वो अपनी अवेलेबिलिटी देते हैं, क्यों नहीं। अच्छा, दूसरा मेरा इसमें था कि जो एक स्टेट ऑफ माइंड क्रिकेटर्स की तरफ से, ये जहाँ हम भी जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, वो एक उनका मानना ये है कि मिसबा का एक स्टेट ऑफ माइंड बड़ा स्ट्रिक्ट सा है। अगर उसने जैसे हमने शर्जील की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि हमने मोहम्मद वसीम ने शर्जील को सेलेक्ट करके दिया, ये तो उसकी शादाब की इंजरी आ गई और इंजरी की वजह से आपको रिप्लेसमेंट आपने फ़खर को ले लिया। अब शर्जील को किसी T20, उधर भी साउथ अफ्रीका में भी एक मैच मिला, इधर भी एक मैच मिला, प्रेफरेंस जो थी वो हमने देख लिया कि उनको मिल गई फ़खर को। ऑल दो के वी नॉट टेक अवे एनी सॉर्ट ऑफ क्रेडिट फ्रॉम फ़खर के, वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेले, ODI में भी T20 में भी बड़ा अच्छा उनका क्लिक नज़र आया, बट एक उनकी जो अप्रोच नज़र आती है वो एक बड़ी स्पेसिफिक हो जाती है, जिसको फिर जैसे मैंने ट्वीट की बात की शोएब मलिक की, कि उन्होंने भी यही बोला कि मिसबा ने सोचे होते हैं लोग और वो प्लेइंग 11 पे भी डिस्टर्ब करते हैं, और बाबर की जो कैप्टनसी है उस पर भी इफेक्ट आ रहा है उसका। इन दोनों सिनेरियो को कैसे देखते हैं आप, और ख़ास तौर पे बाबर को एज ए ग्रोइंग कैप्टन कैसे देखते हैं, क्योंकि आप उधर मौजूद भी हैं और आपकी बड़ी एक यू हैव वेरी डीप आई ऑन द क्रिकेट एज वेल, तो ये दोनों सिनेरियो कैसे देखते हैं आप? नहीं, आप मुझे रिजल्ट्स खुद बता दीजिए ना इरफान। देखें, पाकिस्तान जिम्बाब्वे आया, पाकिस्तान खेल के गया, पाकिस्तान जीता। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पे खेला, जीता। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गया, जीता। पाकिस्तान यहाँ पे T20 जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला है, जीता है। तो फिर तो मिसबा की वाह वाह होनी चाहिए। मैं सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ इसमें। मुझे ये आप ना समझिएगा कि मैं किसी XYZ को सपोर्ट कर रहा हूँ या किसी के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। मैं जी बात कर रहा हूँ एट द एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है कि आपकी टीम क्या कर रही है, रिजल्ट्स क्या लेकर आ रही है। जी नाज़रीन, अभी शो में एक कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ जाता है, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। जी, सिकंदर साहब से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। बाबर को आप एज ए जो ग्रोइंग कैप्टन कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी नेशन उनके पीछे है। मेरा मानना अपना ये था कि जिस तरह सरफराज ने हमें लीड किया, एक अग्रेशन वाला कैप्टन था, हमें चैंपियन ट्रॉफी जिताई, 2 साल हमें नंबर 1 पे भी रखा। आल दो के हम चले उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे बिल्कुल डिबेट कर सकते हैं, वो नहीं था, बट जो भी है, अब बाबर आया तो वी आर ऑल सपोर्टिंग बाबर के, अब चलें वो अच्छा करें और इसी तरह टीम को लेके चले। तो उसके रोल को कैसे देख रहे हैं बाबर को एज ए कैप्टन आप? देखिए, सरफराज और बाबर का कंपैरिजन अगर आप एज पर्सनालिटी करेंगे तो बहुत डिफरेंट है। वो सरफराज आउटस्पोकन है, ज्यादा उनका एक्सपीरियंस एज कप्तान रहा है, और बाबर जो है वो ऑफ कोर्स उस तरह बात नहीं करते। लेकिन आपने जो बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, उन्होंने कहा टीम मैं ही सेलेक्ट करता हूं, लेकिन उन्होंने उसी बात को आगे बढ़ा के ये भी कहा था कि मिसबा उल हक और यूनुस खान, इन सबका से होता है, वो सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली वो स्टॉलवर्ड्स हैं, उनकी ड्यूटी है, वो इस जॉब पर हायर किए गए हैं, बैटिंग कोच, हेड कोच। तो अगर आपके जो सपोर्ट है, टीम का जो स्टाफ कहलाता है, जो सपोर्ट स्टाफ, वो आपको सजेस्ट करता है, आपके सामने बेस्ट 11 रख के देता है, तो फिर एज अ कप्तान आप उस पर ऑफ कोर्स टिक मार्क कर सकते हैं। अगर आप किसी प्लेयर को ले जाना टीम, तो आपने फील्ड में आप नहीं उतारनी है जी। और मैं फिर वही बात करूंगा इरफान, कि मैटर करता है कि रिजल्ट क्या आ रहा है। तो अगर बाबर खुश हैं एज कप्तान और उनकी टीम रिजल्ट्स लेकर आ रही है, सीरीज जीत रहे हैं, अवे टूर जीत रहे हैं, होम टूर जीत रहे हैं, तो फिर आई डोंट थिंक कि कोई सवाल बनना चाहिए। साउथ अफ्रीका की टीम जो पाकिस्तान आई थी, वो तो हल्की टीम नहीं थी। फैफ डु प्लेसी भी थे, क्विंटन डीकॉक भी थे, रबादा भी थे, सभी थे। तो आई थिंक अगर आप बात सपोर्ट की कर रहे हैं कि बाबर को सपोर्ट करना चाहिए एज अ क्रिकेट लवर, एज मीडिया, तो फिर सपोर्ट जरूर करें। आई थिंक हम मेरी पर्सनल राय है, आई थिंक हम बहुत जल्दी ना वो एक्स लेके निकल पड़ते हैं कि या तो किसी को निकालो या किसी को हटाओ, तभी मैटर सॉल्व होगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर पाकिस्तान कुछ हार ही नहीं रहा होता, तो सब कुछ ही जीत रहे होते। नहीं, मैं आपका ये ओपिनियन मानना देख रहा पड़ेगा हूँ कि आप कैसे जी दूसरी टीमें भी खेलने आई हैं। जी सिकंदर भाई, मेरा यही आपसे क्वेश्चन था कि आप कैसे देख रहे हैं बाबर को डेवलप होते हुए। जैसे माशाल्लाह वो
ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन, क्योंकि एक स्टिग्मा था, एक सोच थी कि बाबर के ऊपर जब कैप्टनसी का प्रेशर आएगा कहीं उनकी अपनी परफॉर्मेंस अंडरमाइन ना हो जाए। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह वो नंबर 1 ओडीआई में बन चुके हैं। विराट कोहली 3.5-4 साल से राज कर रहे थे, वो जीता, फिर T20 के भी नंबर 3 पे हैं, टेस्ट में भी नंबर वो 6 पे हैं। तो आप देख क्या समझते हैं कि वो इस ऑनर्स को भी लेते हुए एज ए बैट्समैन भी और कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को अच्छे तरीके से लेके कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ, आई थिंक बिल्कुल कर रहे हैं। मुझे मुझे भी शायद थोड़ा-सा ऐसी फीलिंग हुई थी, या मैं कह सकता हूँ एक डर सा था कि ऐसा ना हो कि बाबर का फ़ोकस आधा एज़ कप्तान चला जाए और बैटिंग से थोड़ा-सा कम हो जाए। लेकिन आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अपना जो है एज़ कप्तान रोल निभाया है अभी तक का। देखें आप, उन्होंने अपने आप को डिमोट किया था T20 में, ऊपर भेजा किसी को, अपना नंबर सैक्रिफाइस किया। उनको इसमें कोई झिझक नहीं थी क्योंकि उनको अपने आप पे भरोसा है एज़ अ बैट्समैन। एज़ अ कप्तान नज़र आता है, हम देख रहे होते हैं ग्राउंड में, उनको डिसीजन लेने में बिल्कुल कोई झिझक नहीं हो रही होती। उन्होंने हफीज को करवाई बॉलिंग, जो काफी अरसे से बॉलिंग नहीं कर रहे थे। जी। तो आई थिंक वो टीम को अच्छा लेकर चल रहे हैं और उनको सीनियर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर वही, मैं शायद रेपिटेटिव हूँगा, मैटर क्या करता है? बहुत अच्छा कप्तान हो लेकिन मैचेस हारे जा रहा हो तो उसका क्या फायदा? बहुत अच्छा बैट्समैन हो और 100 पे 100 बना रहा हो, टीम मैच हार रही है, उसका क्या फायदा? तो आई थिंक ये अच्छा ब्लेंड है। और चाहे कोई भी हल्की टीम हो या तगड़ी टीम हो, पाकिस्तान जब तक जीत हासिल कर रहा है और बाबर या रिजवान या फखर अलग अलग मैचेस में शानदार परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है। आज बाबर पहली बॉल पे आउट हो गए तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते हम्म। ना। फॉर्म जो है वो तो एक टेम्पररी चीज होती है, वो आनी जानी चीज है। हो सकता है सरफराज आगे जाके नहीं कर पाए ऐसे परफॉर्म, उसका मतलब ये नहीं कि टैलेंट नहीं है। सो आई थिंक वी एज एन इंडिविजुअल, आप मुझसे अगर पूछेंगे तो बाबर ने अभी तक जो रोल निभाया है बड़ा अच्छा निभाया है, और उन्होंने अपने बैटिंग पे इसका कोई असर नहीं आने दिया प्रेशर का कि मुझ पे कोई एडेड वर्कलोड है। अच्छा, मैं दो चीज़ें ना आपसे जानना चाहूँगा बैटिंग ऑर्डर के लिहाज से, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपकी ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि हमारे पास अब शर्जील भी हैं, फ़खर भी हैं और रिजवान जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं तीनों फॉर्मेट के अंदर। मेरा ख्याल है कि वो दिन दूर नहीं है, शायद मैं जो फोर्सी कर रहा हूँ कि जिस तरह की माशाल्लाह रिजवान परफॉर्मेंस दे रहा है कि बहुत जल्द वो टॉप 3 या टॉप 5 में तीनों फॉर्मेट में आ जाएंगे। ठीक है, वो बड़ी शानदार, खासतौर पे तो T20 के अंदर वो टॉप 10 में आ भी चुके हैं। तो एक कैसे देख रहे हैं कि क्या ये कम्बिनेशन ठीक है? कुछ लोगों का मानना ये भी है कि शर्जील और फ़खर को ओपन करनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट जो है, मेरा अपना भी उस पर वैसे मानना ये है कि T20 क्रिकेट जो बड़ी टीम्स हैं वो 210 220 की खेलती हैं, वो 150 160 की नहीं खेलती। बाबर और अगर फ़खर ओपन उसमें रिजवान ओपन करते हैं तो आल दो के बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, बड़े कंसिस्टेंट भी हैं, बट सम हाउ इनका स्ट्राइक रेट उतना ज़्यादा नहीं हो सकता जो शर्जील या फ़खर का हो सकता है। जैसे तीसरे मैच के अंदर एक डिबेट आई, मैंने भी उस पर क्रिटिसाइज़ किया कि बाबर ने आलमोस्ट जो 50 की वो 46 बॉल के ऊपर की, और देखा जाए जैसे रिजवान ने अपने गेयर अप किया अपने पेस को, और रिजवान से के साथ उस टाइम जब आउट हो गए थे शर्जील तो फ़खर को आना चाहिए था, तो बाबर को वो नंबर अपना सेक्रीफाइस करना चाहिए था, तो वो ऑल दो कि उन्होंने खुद अपने आप को नंबर 3 पे रखा। तो आप क्या समझते हैं कि हमें कौन सा कम्बिनेशन ज़्यादा सूट करेगा वर्ल्ड कप को देखते हुए? बाबर ने तो अपना नंबर सैक्रिफाइस किया था। अगर आप कह रहे हैं कि एक और करना चाहिए था तो कर भी सकते थे। हम्म। देखिए, मैं तो इस चीज को मानता हूं कि कोई भी फॉर्मेट हो, आपके टॉप 3 बैट्समैन आपके बेस्ट होने चाहिए। नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। T20 में आपको पावर प्ले पे अगर आपने कमांड हासिल करनी है और कम से कम 45 से 50 रन बनाने हैं, तो फिर आई थिंक आपका बेस्ट लॉट जाना चाहिए। और बाबर और रिजवान अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पावर प्ले में और सर्कल के लिमिट में, तो वही जाएं। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इस फॉर्मेट में बैट्समैन के पास कि वो नीचे जाके खेल सकें। अब मुझे नहीं लगता कि दोनों खेलेंगे शर्जील और फखर एक साथ ही, क्योंकि फिर आपके पास 4 बंदे ऐसे हो जाएंगे जो कि ओपनिंग कर सकते हैं। और रिजवान को ओपनिंग स्लॉट से हटाना मेरे ख्याल में कोई इतनी अच्छी चीज नहीं होगी। वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप क्यों उनके ऊपर एक प्रेशर डालेंगे? अगर पाकिस्तान या कोई भी टीम पावर प्ले में 45 रन तक कर लेती है और आखिरी 5 ओवर मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से आप 70 रन कर जाते हैं, फिनिशर आपके पास अच्छे हों, तो आई थिंक आप प्ले अराउंड कर सकते हैं अपने टॉप ऑर्डर में, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन क्या है, किस किस्म के बॉलर हैं सामने, कौन है, लेफ्ट आर्म है, राइट आर्म है, कौन सा ग्राउंड है, स्क्वायर ऑफ द विकेट ज्यादा अच्छा खेलने वाले हैं तो फिर आपके पास शर्जील हैं, फखर हैं, फिर उसके अलावा ये रिजवान और बाबर हैं, ये ऑल राउंड खेल सकते हैं। सो इट रियली डिपेंड्स। आई थिंक कि मेरे ख्याल में ना छड़े तो बेहतर है। बाबर और रिजवान अच्छा खेल रहे हैं, पावर प्ले को भी अच्छा खेल रहे हैं, आप अपने बेस्ट पहले उतारें, क्यों आप उनको होल्ड कराएंगे? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आपका ओपिनियन हम बॉलिंग के लिहाज से भी मैं जानना चाहूँगा। ऑब्वियसली शहीन शाह अफरीदी हमारा स्टैंड आउट कर रहा है लास्ट 2 ईयर से, जिस तरह के तीनों फॉर्मेट में उसने परफॉर्मेंस दी, जस्ट बट थोड़ा सा कंसर्न ये था कि साउथ अफ्रीका के अंदर उनको थोड़ी सी
न्यू बॉल के साथ काफ़ी हिटिंग भी हुई। इसी तरह फिर हमने देखा कि जैसे हमारे दूसरे बॉलर भी हैं, हसन अली को भी कुछ मैचेस के अंदर काफ़ी स्कोर हुआ। फिर इसमें हारिस रऊफ़ को भी हमने देखा कि पैचेस में कभी वो न्यू बॉल से बड़ा मार पड़ी, फिर जो पुरानी बॉल के साथ बड़े अच्छे ओवर उन्होंने निकाले भी, बट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रही किसी की भी। तो आप क्या समझते हैं कि यही लॉट हमारी वर्ल्ड कप के लिए बेस्ट है, या हमें थोड़ा पीछे देखना पड़ेगा दोबारा से वहाब रियाज की तरफ, मोहम्मद आमिर की तरफ, कि ये भी हमें, क्योंकि सीनियर प्रोज चाहिए आपकी डेप्थ बॉलिंग के लिए, और न्यू बॉल के लिहाज से भी जैसे मेरा भी कंसर्न उसमें ओबियसली है कि न्यू बॉल से जो परफॉर्मेंस हमें लेनी चाहिए वो समहाउ नहीं ले रहे, पुरानी बॉल के साथ तो हम फिर भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस पे क्या टेक है आपका? नहीं, आई थिंक आप कोई ड्रास्टिक चेंजेस पे जाएंगे तो आप अपना नुकसान कर लेंगे। अगर आप शाहीन पे भी क्वेश्चन रखेंगे, हारिस रऊफ पे भी या हसन अली पे भी, ऐसा नहीं हो सकता कि पांचों बॉलर्स जो हैं वो 4-4 विकेट ले जाएं। किसी एक मैच में कोई करेगा परफॉर्म, किसी एक मैच में किसी की परफॉर्मेंस दिखेगी। हसन अली नहीं खेले पहले 2 टी20s में, अचानक आए 4 विकेट ले ली और मैन ऑफ द मैच ले गए फाइनल में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। इस तरह से आपने शाहीन आफरीदी को देखा, डोमेस्टिक टी20 ले लीजिए, हर मैच में वो पहले ओवर में ही यॉर्कर करके आप बोल्ड कर देते थे, शर्जील को भी आउट किया, सब कुछ किया। 2020 के बड़े हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। लेकिन अप्स एंड डाउन्स आते हैं। होता ही है कि एक प्लेयर अगर विकेट नहीं ले पा रहा फिर दूसरा आ जाता है सामने आपका बॉलर। तो ये 4-5 बॉलर्स बल्कि आपके पास ज्यादा ही हैं। फहीम अशरफ मिडिल में कराएंगे बॉलिंग, यही वो हैं जो आपको कॉम्बिनेशन में दिखेंगे वर्ल्ड कप में भी और आगे आने वालों में भी, क्योंकि यही तो आपकी फाइंड है जिन पे आपने इन्वेस्ट किया है, जिन पे टाइम लगाया है, और फिर आपने अपनी एक बॉलिंग स्ट्रेंथ बढ़ाई है आहिस्ता आहिस्ता। शाहनवाज दानी जैसे बॉलर्स आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आपके पास कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जैसे नसीम शाह हैं, जिस तरह से और बहुत से ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो आपके रैक्स में मौजूद हैं। लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी तो आपको चाहिए। यही लोग करेंगे। देखें, टी20 में रन्स पड़ते हैं, एवरेज आपको नजर आएगी थोड़ी हायर साइड पे फास्ट बॉलर्स, क्योंकि नए बॉल के साथ शॉट भी पड़ेंगे। वही बात होती है कि सामने वाली टीम जब अपना ओपनर भेजती है तो वो उसका बेस्ट बैट्समैन। पाकिस्तान के पास यही वो ऑप्शन है जिनके पास अब फेयरली एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, और इस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करने का टाइम यही है कि आप वर्ल्ड कप में उन बॉलर्स को उतारें हु हैव बीन देयर एंड डन दैट, और यही परफॉर्म करके देंगे आपको। जी सिकंदर भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। आपसे गुफ्तगू करके बड़ा मज़ा आया, और बड़ी आपकी कीमती राय से हम लोग सारे ओबियसली क्रिकेटिंग लवर जितने भी हैं बड़ा एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी आपको ज़हमत देंगे। नाज़रीन, आपने सिकंदर बख्श की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक नए गेस्ट के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।